सब्जेक्टिव का पेपर जो कर रहे थे कर लिया तो पूरा, ये कोई डाउट इसमें? डाउट होते नहीं आप लोगों को, ऐसी चीज डाउट आते जैसे एग्जाम होती है तो पहले कोई डाउट ही नहीं होता आप लोगों को। कोई नहीं है किसी को कोई डाउट? 12th क्या था क्वेश्चन? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म वाला जो लोगों का डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, क्या दिया है? x प्लस a रेज़ टू n का सेकंड टर्म। अभी मतलब इसमें सेकंड टर्म फाइंड करना तो r को क्या लेना चाहिए? 1। इसमें आपको आंसर देना सेकंड टर्म के लिए r को क्या लोगे जनरल टर्म? 1। तो कैसे लिखोगे आप मुझे बताओ? NC of 1 x raised to n minus 1 a raised to 1, और ये दिया हुआ आप लोगों को 240। थर्ड टर्म के लिए r को क्या लोगे? 2। तो क्या लिखेंगे? NC of 2 हाँ x raised to n minus 2 into a raised to 2 इक्वल टू 720। फोर्थ टर्म के लिए आपको क्या लेंगे? 3। तो क्या लिखोगे? NC3 m x raised to n minus 3 into a, और ये दिया है 1080। और आपको पूछा गया कि x, a और n की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 रिलेशन है, 3 अननोन है और मल्टीप्लाई। नॉर्मली हम लोग जब सोल्व करते तो प्लस माइनस करते, इसमें प्लस माइनस करने का मतलब इसलिए नहीं कि ऑलरेडी मल्टीप्लाई है। तो आपको क्या करना चाहिए? डिवीजन। ये 3 रिलेशन है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, और एक रिलेशन निकालूंगा थर्ड टर्म डिवाइड बाय। तो जब सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करोगे तो NC2 x का पावर n minus 2 into a raised to 2 divided by NC1 x raised to n minus 1 into a raised to 1 equal to 720 by 240। ये तो 3 हो गया। यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a raised to 1 एक और एक कट, यहाँ पर x का पावर n minus 1 है, यहाँ पर x का पावर n minus 2 है। कौन बड़ा है? तो और इससे एक यूनिट बड़ा है, तो ये कट होगा तो नीचे एक x बच जाएगा। NC2 को कैसे लिखोगे? n into n minus 1 डिवाइड बाई, अक्सर बच्चे इसको डिवाइड बाई 2 लिखते ही नहीं, उसको लगता है इसमें फालतू चीज है, और उसके वजह से पूरा आंसर गलत हो जाता है। क्या होगा? NC2 n into n minus 1 डिवाइड बाई 2, NC1 is n, नीचे एक x बचा है, ऊपर एक a बचा है और सामने 3 बचा है। ये n और n कट, करेक्ट। ये रिलेशन मिला n minus 1 into a upon 2x equal to 3। अब थर्ड डिवाइड बाय सेकंड करते हैं। NC3 into x raised to power n minus 3 into a raised to 3 divided by NC2 x का पावर n minus 2 a का पावर स्क्वायर equal to 1080 divided by 720, है ना? 36 3 जा 108, 36 2 जा 72। NC3 को कैसे लिखोगे? n into n minus 1 into n minus 2 divide by 3 into 2 into 1, और NC2 n into n minus 1 divide by 2, x cube by s square, तो ये बचा होगा। और यहाँ n minus 2 x का पावर है, यहाँ पर n minus 3 है, तो नीचे 1 यूनिट ज्यादा है, तो ऊपर एक x बचा होगा, नीचे एक x बचा होगा इक्वल टू ये n into n minus 1 by 2 कट, राइट। तो क्या बचा था आपके पास? n minus 2 बचा, a बचा, नीचे ये 3x बचा इक्वल टू सॉरी 3y। ये दूसरा रिलेशन है। अब इन दोनों में कॉमन चीजें पता करो, क्योंकि आपके देखा जाए तो 3 अननोन है, रिलेशन 2 ही है, तो दोनों में एक चीज आपके पास दोनों में है a by x। यहाँ पर भी a by x है, यहाँ पर भी a by x है। इसका a by x कितना? 6 by n minus 1, और इसका a by x कितना? 9 by twice of n minus 2। ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, 2 into 2 4,
-8 इज इक्वल टू 3n माइनस 3, 3n इस तरफ आएगा तो 4n माइनस 3n, n माइनस 3 उस तरफ जाएगा तो 8 माइनस 3 5, सॉरी। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब ये जो n इक्वल टू 5 है ना, उसको कोई भी एक रिलेशन में पुट करके a और x के बीच का रिलेशन पता कर सकते हैं। n को अगर आप इसमें 5 रखोगे तो 5 माइनस 1 4, 4 by 2 2, तो क्या मिलेगा रिलेशन आपके पास 2a by x इज इक्वल टू 3। एक रिलेशन है। अब हमारे पास ये वैसे तो तीन रिलेशन, आप कोई भी एक यूज कर लो। n की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 5, n को 5 रख लूंगा तो 5 3 1 5, x का पावर n माइनस 1 उसका से रहने दो। a की वैल्यू मिल गई आपको x के टर्म में। a कितना है, इस a की जगह पर रख लेते हैं 3x/2 और ये पूरा मिलके कितना है 245 की 1 का आंसर 5, राइट। ये कैंसिल होगा तो 5 4 जा 20 48 ना, ये 3 16 जा 48, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 32। x का पावर कितना हो गया n माइनस 1 और x का पावर 1, तो मिलके x रेज़ टू n हो गया इक्वल टू 32। अच्छा n की वैल्यू भी तो पता है 5, किसका पावर 5 32 होता है 2 का पावर, तो x की वैल्यू पावर से मैं तो बेस को इक्वेट कर सकता हूँ। x2 आ गया, n5 आ गया, x को 2 यहाँ रखो तो 2 2 कट हो जाएगा तो a इक्वल टू 3 आ जाएगा। आपको a n और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तीन बाइनोमियल के रिलेशन आ गए, फिर आपको सोल्व करना है। फिर आप सोल्व करके लिखो। और कोई बाइनोमियल के मॉड्यूल्स में कोई डाउट हो तो पेपर में डाउट नहीं। बाइनोमियल के पीवाईक्यूज में इंटीजर का फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे? क्या करेंगे? आपको दो एक्सपांशन दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ तक x रेज़ टू 2n तक, और एक वापस सेम बट ऑल्टरनेट साइन है। और आपको पूछा गया कि इसके एक्सपांशन में, मतलब पूछा क्या है वो पता चला सबसे पहले, ढूंढेंगे क्या वो तो बात की बात है, कैसे ढूंढेंगे वो तो बात की बात है। पहले पूछा क्या है सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द इवन पावर्स ऑफ x। तो इसका जब इसका मतलब क्या है, इसका जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको किस चीज का कोएफिशिएंट का एडिशन चाहिए, x रेज़ टू 0, x स्क्वायर, x रेज़ टू 4 और x रेज़ टू 6, उन सबके जो कोएफिशिएंट आएगा उसका एडिशन चाहिए। क्वेश्चन ये इसका जब आप ये जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो x का हाईएस्ट पावर कहाँ तक जाएगा 4n, ये 2n into 2n है तो कहाँ तक जाएगा 4n। मतलब इसका एक्सपांशन ऐसा कुछ दिखेगा a0, मतलब कोई कांस्टेंट आएगा, फिर थोड़े x का कोएफिशिएंट होगा, फिर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, फिर x क्यूब का कोएफिशिएंट होगा, फिर x रेज़ टू 4 का कुछ कोएफिशिएंट होगा। वैसे कहाँ तक जाएगा ये मैक्सिमम x रेज़ टू 4n तक जाएगा, ऐसा कुछ है। और आपको ढूंढना क्या है, a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a6 अप टू द a of 4n। ये 61 दिया हुआ है, ओके, ये 61 दिया हुआ है, तो फिर तो n ढूंढना होगा। अगर ये दिया हुआ है तो आपको n की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। इवन पावर का कोएफिशिएंट का एडिशन 61 है तो n की वैल्यू कितनी है, कैसे करें? इससे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको क्लास में।
क्या करते हैं x को 1 एक बार x को 1 एक बार x को -1। अब अगर x को 1 रखोगे तो क्या आंसर आएगा? अगर इसमें आपने x अच्छा इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने टोटल कितने 2n + 1 इस ब्रैकेट में टोटल कितने टर्म है 2n + 1 x का पावर 0 से चालू हुआ x का पावर 2n तक गया तो कितने टर्म है? आपने x को 1 रखा तो 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार 2n + 1 को अगर आप 2n + 1 टाइम ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 2n + 1 और बाजू में x को 1 रखोगे तो x को 1 रखा तो कैंसिल हो गया 1 - 1 0 ये भी कैंसिल हो गया 1 - 1 0 तो बचता क्या होगा टोटल कितने टर्म है 2n + 1 तो अगर दो टर्म कैंसिल होते जा रहे हैं तो भी तो लास्ट वाला टर्म बच जाएगा है ना। तो वो x को अगर -1 रखोगे तो अगर 1 रखोगे तो 1 का पावर 2n तो 1 ही होगा तो बाजू वाले ब्रैकेट में 1 आंसर आएगा। और यहाँ पर क्या आंसर आएगा a0 + a1 + a2 + a3 कहाँ तक ये कब आंसर है जब x को 1 रखा। अब नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट और एक रिलेशन बनाऊंगा उसमें x को क्या रखूंगा तो यहाँ क्या आंसर आएगा इस ब्रैकेट में x को -1 रखा तो ये और ये कट -1 का स्क्वायर 1 -1 का क्यूब -1 वो कट तो सिर्फ बचा कौन होगा x बचेगा लास्ट वाला -1/2n इवन पावर का 1 ही हो जाएगा और यहाँ पर -1 रखो तो जितने नेगेटिव वाले टर्म वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे तो 1 + 1 + 1 + 1 2n + 1 टाइम तो 1 को अगर 2n + 1 टाइम ऐड करोगे तो 2n + 1 और यहाँ पर क्या जाएगा x को -1 रखा है तो a0 - a1 + a2 - a3 चलता रहेगा। ये दोनों का फिर आप एडिशन करोगे कि सब्ट्रैक्शन करोगे एडिशन क्योंकि ओड वाले नहीं चाहिए आपको और एडिशन करोगे तो सामने ट्वाइस हो जाएगा ट्वाइस हो फिर 0 + a2 + a4 से चलता रहेगा और एक तरफ 2n + 1 2n + 1 4n + 2 ये 2 डिवाइड में जाएगा तो इसका एडिशन कितना दे रखा है 61 तो 2n + 1 61 होगा तो 2n = 60 तो n = क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को हर चीज करवा रखी है तो देख लो अगर कोई नहीं आया तो मेरे को बताओ सिंगल बेस पे मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके थे। कैसे डाउट है दो सी के टर्म मल्टीप्लाई में तो क्या बोलते हैं दो सी के टर्म अगर मल्टीप्लाई में तो कौन सा मेथड मेरे हिसाब से 50 इक्वेशन तो क्लास में कर चुके हैं। क्या करते थे एक एक्सपांशन किसका 1 + x का दूसरा एक्सपांशन किसका क्योंकि सिग्मा है तो सारे टर्म प्लस में होंगे तो पहला टर्म एक्सपांशन 1 + x दूसरा एक्सपांशन x + 1 उसका पावर कहाँ से पता चलेगा 1 + x का पावर 22 और x + 1 का पावर तो पूरा में इनके 1 + x का पावर 45 इसके एक्सपांशन और किसी का तो कोएफिशिएंट ढूंढ लो किसका r का नहीं कैसे r का ये 22 थी यार वो कैसे पता चल रहा है कहाँ से पता चलता है किसका कोएफिशिएंट ढूंढ रहे इसका एडिशन हमें तो सेम आना चाहिए सेम कब आएगा जब वो कांस्टेंट वैल्यू होगा
अभी तो कांस्टेंट नहीं है, अभी तो r प्लस r 2r आ जाएगा। तो अगर आपको कांस्टेंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एक जगह पर हम प्रॉपर्टी यूज कर लेते थे, 23 C of r को क्या लिख सकते हो, 23 C of, अब दोनों को ऐड करो 23, तो आप इसके एक्सपांशन में कोएफिशिएंट ऑफ x टू 23 ढूंढ रहे हो, और इसके एक्सपांशन में कोएफिशिएंट ऑफ 23 मतलब कितना, 45 ये बहुत सारे कर लिए थे। 82 ऐसे बहुत सारे कर लिए भाई। आपके पास अगर वो जो कोएफिशिएंट है 1 2 3 अप टू द 30 है तब नहीं होता तो आंसर क्या हो जाता, 2n 3n, तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी हो जाती है। इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम कौन है, कोएफिशिएंट। तो क्या करते थे जब भी कोएफिशिएंट प्रॉब्लम होता है तो हम पहले उसको सिग्मा के पैटर्न में लिख लेते थे। ये सिग्मा के टर्म में लिखोगे तो क्या है, ये सिग्मा r इंटू 30 C of r का होल स्क्वायर, फिर r स्टार्ट फ्रॉम 1 till 30, फिर क्या कर देते थे क्वेश्चन, r को हटा लेते थे। r को हटाने के लिए हेल्प कौन करेगा, 30 C of r दो बार स्क्वायर है, तो एक 30 C of r को लिख लेता हूँ 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। एक ही से काम हो जाएगा, तो दूसरा 30 C r को कुछ नहीं करता हूँ क्योंकि एक ही तो r हटाना है। तो ये जो r फैक्टोरियल उसको क्या लिख लेता हूँ, r इंटू हट गया आपका जो टेंशन तो गया, पर नीचे से अगर आपने एक टर्म रिड्यूस किया तो ऊपर से भी आपको एक टर्म रिड्यूस करना चाहिए। ये 30 इस सिग्मा से बाहर क्योंकि कांस्टेंट है। अब ये जो बचा है आपके पास, ये किसकी फॉर्मूला बनी, 29 C of, और ये किसकी बनी, 30 C of r। वापस 2 C के टर्म मल्टीप्लाई में आ गए, तो 2 C के टर्म मल्टीप्लाई में आ गए, तो वापस एक एक्सपांशन 1 प्लस x का, एक एक्सपांशन x प्लस 1 का, यहाँ पर पावर कितना 29, यहाँ पर पावर कितना 30, दोनों मिला के 1 प्लस x का पावर 59। इसके एक्सपांशन में आप किसी का कोएफिशिएंट ढूंढ लो, किसका, इन दोनों का एडिशन कांस्टेंट आना चाहिए, अभी नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो प्रॉपर्टी 30 C of r को क्या लिखोगे, 30 C of 30, अब दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है 29, तो आप इसके एक्सपांशन में कोएफिशिएंट किसका ढूंढ लो, कोएफिशिएंट ऑफ x टू 29। तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ x टू 29 ढूंढ लो तो आंसर कितना होगा 59 C 29, और इनटू में 30 है जो आपने कॉमन लिया था, ये आपका आंसर आया 30 टाइम्स 59 C 29। उन्होंने आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से इसको अगर हम लिखे 59 C 29 का मतलब क्या होगा, 59 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 29 फैक्टोरियल इनटू 29 जाएगा तो 30 फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर है, पर उनका आंसर अलग है, उनका आंसर है अल्फा इंटू 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 30 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। इट मींस मुझे मेरे आंसर वो तो अपना उनका ये जो टर्म है वो इसमें नहीं कन्वर्ट करेगा, हमें इनको यहाँ ले जाना पड़ेगा। तो अगर इसको यहाँ ले जाना है तो 59 फैक्टोरियल को आपको 60 फैक्टोरियल बनाना होगा, तो क्या करोगे 60 से मल्टीप्लाई 60 से, तो ये 60 फैक्टोरियल 60 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 30 फैक्टोरियल एक बार कैंसिल, स्क्वायर था ना। अब ये 29 फैक्टोरियल को क्या बनाना है 30 फैक्टोरियल, उसके लिए क्या चाहिए होगा 30, तो आपके पास ऑलरेडी 60 है, उसमें से 2 into 30 लिख लेता हूँ 60 को, ये 30 into 29 फैक्टोरियल कितना 30 फैक्टोरियल, वो भी कर, ये 215 जा 30, क्या बचे यहाँ पर 15, सामने क्या बचा अल्फा, अल्फा की वैल्यू ढूंढने की, अल्फा इक्वल टू 15। देखो 104 में दो इसमें आप लोग कुछ नहीं, नॉर्मल आपको कैलकुलेशन करना, n माइनस 1 C of r इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 8 इंटू एन सी ऑफ r प्लस 1। अब ये तो पक्की बात है कि n माइनस 1 C of r का आंसर पॉजिटिव होगा,
किसी का भी कॉम्बिनेशन का आंसर नेगेटिव, किसी की कोई चीज कैसे नेगेटिव हो सकती है? ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो दोनों का डिवीजन भी तो पॉजिटिव ही होगा। तो ये हमें पता है कि k स्क्वायर माइनस 8 जो है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होना ही पड़ता होगा। समझ आए जो बोलो? n-1 CR अपॉन NC ऑफ R प्लस 1। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? k की रेंज पता करनी है ना, ऑप्शन से आपको पता चले किसकी रेंज पता करनी है, k की। तो ये पूरा किसके बराबर है? k स्क्वायर माइनस 8 के बराबर है। अगर ये k स्क्वायर माइनस 8 के बराबर है तो इसका आंसर तो जो होगा वो तो पॉजिटिव होगा, तो पक्की बात है। ये मुझे पता है कि k स्क्वायर माइनस 8 पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से तो बड़ा होगा, पर किससे छोटा होगा ये नहीं पता अभी तक। वो पता करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। NC ऑफ R की फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल इंटू n-1 माइनस R फैक्टोरियल, और नीचे NC ऑफ R प्लस 1 n फैक्टोरियल डिवाइड बाय R प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो n माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आप देखो तो ये तो कट गया, n फैक्टोरियल बड़ा है, n-1 फैक्टोरियल बड़ा है, n फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? ये कट। फिर ये R प्लस 1 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर में जाएगा, है ना। और R प्लस 1 फैक्टोरियल बड़ा है, R फैक्टोरियल बड़ा है, R प्लस 1 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? R फैक्टोरियल कट जाएगा, तो क्या बचेगा फिर? और डिवाइड में क्या बचा? ये किसकी वैल्यू आई? k स्क्वायर माइनस 8। ये जो NC ऑफ R प्लस 1 है उसमें R प्लस 1 कितने में से सिलेक्ट कर लो? n में से। तो R प्लस 1 को, R प्लस 1 कभी n से बड़ा हो सकता है? छोटा हो सकता है? छोटा तो होता ही है, इक्वल हो सकता है, डेंसिटी तो वही सकता है। इट मींस R प्लस 1 कंफर्म है, लेस देन इक्वल टू n ही होगा। अगर R प्लस 1 लेस देन इक्वल टू n है तो R प्लस 1 बाई n लेस देन इक्वल टू 1 होगा। और वो R प्लस 1 बाई n किसके इक्वल है? k स्क्वायर माइनस 8 के बराबर है। तो k स्क्वायर माइनस 8 किससे छोटा होगा? 1 से। किससे बड़ा होगा पता था, किससे छोटा होगा वो भी पता चल गया, पहले नहीं पता था, पता चल गया। तो अब मेरे पास k स्क्वायर माइनस 8, अच्छा यहाँ पर ग्रेटर देन 0 का इक्वल टू 0 तो नहीं होगा किसी की कोई, तो k स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन है ना, किसी का कॉम्बिनेशन का आंसर 0 थोड़ी आता है। तो 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा या इक्वल हो सकता है। अब हो गया आप लोगों का भी इक्वालिटी चालू हो गई। इसको सोल्व करोगे तो इसके दो फैक्टर कौन से? वेविकर मेथड यूज कर लेते हैं। k स्क्वायर माइनस 8 के दो फैक्टर कौन? k माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर है ना, तो k माइनस 2 रूट 2 और k प्लस 2 रूट 2। नंबर लाइन कौन से दो नंबर? पहले कौन आएगा? माइनस 2 रूट 2। उसके बाद कौन आएगा? अब कोई एक सेक्शन कंसीडर करते हैं, सपोज 2 रूट 2 से बड़ी वैल्यू ले लेते हो, कोई भी ले लो, 5 ले लेते हैं, तो 5 माइनस 2 रूट 2 जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, 5 प्लस 2 रूट 2 जो होगा वो भी। एक पूरा आंसर अगर प्लस आया या माइनस, आपको क्या चाहिए इसका आंसर? ग्रेटर देन 0, तो कौन सा सेक्शन, प्लस वाला या माइनस वाला? प्लस वाला। तो अभी आपका आंसर ये आया, पर दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर। अब एक बार एक तरफ पर चेक करना बाकी है, ये बात 1 को शिफ्ट करोगे तो लेस देन इक्वल टू 0, दो फैक्टर करेक्ट करेक्ट। नंबर लाइन बना लेता हूँ, कौन कौन सा नंबर लाइन पर? -3 और 3 से बड़ी वैल्यू रखूंगा, प्लस या माइनस? पॉजिटिव प्लस। आपको क्या चाहिए? तो ये माइनस वाला। अब आपका फाइनल आंसर कौन सा होने वाला है? जो इसका इंटरसेक्शन। इसी नंबर लाइन को इसके नीचे बना लेते थे हम लोग। -3 से 3, -3 इससे छोटा होगा कि बड़ा होगा? 2 रूट 2 की अप्रोक्स वैल्यू 1.41, 1.41 इंटू 2 2.82, तो -3 उससे छोटा होगा ना, और 3 2 रूट 2 से थोड़ा बड़ा होगा। ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? -3 से -2 रूट 2, या तो 2 रूट 2 से 3, वरना 2 रूट 2 से 3,
तो उन्होंने नेगेटिव वाला आंसर में दिया ना, उन्होंने पॉजिटिव वाला दिया, तो ए इज द करेक्ट आंसर। देख लो 2√2 से 3, जिसमें 2√2 इंक्लूड नहीं हो रहा है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, बट 3 इंक्लूड हो रहा है बिकॉज इक्वल टू है। तो ए का फाइनल आंसर आ जाएगा 2√2 से बड़ा बट 3 से छोटा। तो नॉर्मल मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। तो पूछा इसलिए होगा तो भाई बच्चों को पता है ना कि भाई जो ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हो टोटल ऑब्जेक्ट के तो छोटा ही होता है या इक्वल हो सकता है ना। वो जो रिलेशन हमने यहाँ पर यूज किया कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r प्लस 1, तो कॉम्बिनेशन का आंसर कभी भी नेगेटिव तो जाता ही नहीं, तो 0 से तो बड़ा होगा ही। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, डाउट है तो मेरे को क्लास के बाद आके एक्स्ट्रा टाइम जैसे कि मेरी तरफ से सिंगल सिस्टम ने ऑलमोस्ट सारे मैंने देख लिए थे, सारे हो गए। तब इंटीजर टाइप करो और उसमें जो डाउट है तो मेरे को बताओ। नेक्स्ट क्लास में पहले इंटीजर टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो सब लोग करके लाओगे इंटीजर के फर्स्ट 20। थोड़े जो क्वेश्चन हमने क्लास में किया था एक दिन, जो बाकी बच्चे हैं उनको भी करो। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भी एक अलजेब्रा का ही चैप्टर है, सीक्वेंस इन सीरीज। जैसे आप लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कभी नहीं पढ़ा था 10th तक में, आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम कभी नहीं पढ़ा था 10th तक में, बट आपने सीक्वेंस इन सीरीज पहले ही पढ़ चुके हैं। हाँ, अब उतना ऊपर से नहीं होगा, डिटेलिंग में आएगा। जैसे आप लोगों ने सीक्वेंस इन सीरीज में एक पार्ट पढ़ चुके थे आप लोग, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, पहले तो मुझे समझाओ, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो पढ़ के आओ आप लोग। सीरीज, कोई भी मैथमेटिकल सीरीज जो होता है, अच्छा सीरीज और सीक्वेंस इसका मतलब क्या होता है? सीरीज मतलब जिसको कुछ भी लिख लेता हूँ मैं, 2 1/2 -5 7 10, एक मैथमेटिकल सीरीज है, राइट। उसमें जब आप लोग कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उसको सीक्वेंस बोलते हैं और कुछ नहीं होता है ना। मुझे ये जानना है आप लोगों से, क्योंकि 10 से पढ़ के मैथमेटिकल सीरीज या सीक्वेंस और प्रोग्रेशन जब बोलते हैं ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें अलग क्या होता है? उसको प्रोग्रेशन क्यों बोलते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैथमेटिकल सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन? तो डिफरेंस सेम होता है, तो फिर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम नहीं होता है। क्या होता है? तो फिर एरिथमेटिक में रेशियो कहां से होता है? पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है। मैथमेटिक्स प्रोग्रेशन, ये तो आपके सिलेबस में सिर्फ 3 प्रोग्रेशन है, उसमें अभी तो आप 2 ही जानते हो, एक थर्ड भी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वैसे ऐसे हजारों प्रोग्रेशन है, हम 3 ही प्रोग्रेशन पढ़ते हैं। मैथमेटिकल सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में फर्क ये है कि अगर आपसे ये बोलूं कि 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 11 है, 11 के बाद 14 है, तो आप इसका नेक्स्ट टर्म मैं बताऊंगा नहीं तो फिर पता कर लोगे क्या होगा इसका नेक्स्ट टर्म? 17। वो ये आपको पता चला कि पैटर्न बन रहा था। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 5 11 23 47, इसके बाद का नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 95। तो पैटर्न दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है पैटर्न? दो पैटर्न दिख रहे हैं। इतना लॉजिक तो आपको समझना। यहाँ पर डिफरेंस 3 का है, यहाँ पर डिफरेंस 6 का है, फिर डिफरेंस 12 का हो गया, फिर डिफरेंस 24 का हो गया, तो उसके बाद का डिफरेंस 48 का डिफरेंस डबल होता जा रहा है। या तो फिर आप ये भी बोल सकते हो डबल करके +1 किया है, 2 का डबल 4 + 1, 5 का डबल 10 + 1, 11 का डबल 22 + 1 23, 23 का डबल 46 + 1 47, तो 47 का डबल 94 + 1 तो 95। ये भी एक प्रोग्रेशन है। पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि 1 -3 5/7 2/9 13, अब इसका सिस्टम ढूंढ के तो आप नहीं ढूंढ पाओगे, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा, कुछ कोई पैटर्न ही नहीं है, राइट। तो ये तीनों मैथमेटिकल सीक्वेंसेस है, बट इस मैथमेटिकल सीक्वेंस को बोलते हैं प्रोग्रेशन।
ऐसा कोई मैथमेटिकल सीक्वेंस या सीरीज के जिसके हर नंबर के बीच में कोई पर्टिकुलर रिलेशन होता है, राइट? दिस टाइप ऑफ मैथमेटिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। और जो बाकी नॉर्मल होता है जिसको पैटर्न को फॉलो नहीं करता वो एक मैथमेटिकल सीक्वेंस। तो जो सीक्वेंस को फॉलो करता है जो पैटर्न है उसमें हमारे सिलेबस में हमें 3 प्रोग्रेशन पढ़ना है। फर्स्ट वन इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपी बोलते हैं शॉर्ट में। फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड वन इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एपी, जीपी एंड एसजी, जिसमें एपी के बारे में आपको सब कुछ आइडिया है, राइट? अच्छा, आप लोगों को अगर ऐसे बोला जाए कि एक मैथमेटिकल सीक्वेंस है जिसके टीएन टर्म, कोई सीक्वेंस है जिसका nth टर्म की वैल्यू 3n + 5 है, जिसके nth टर्म की वैल्यू 3n + 5 है, तो इसका 10th टर्म पता कर लो। क्या होगा 10th टर्म? 35। अगर आपका nth टर्म अगर tn = 3n + 5 तो मुझे 10th टर्म फाइंड करना, तो क्या करेगा? 3 × 10 + 5 तो करोगे। मुझे कोई भी टर्म फाइंड करना, क्या फर्क पड़ता है? फिक्स टर्म फाइंड करना तो इसको 5 रख लूंगा, 15 टर्म फाइंड करना तो इनको 15 रख लूंगा, है ना? अगर मुझे nth टर्म पता है तो मैं उस सीक्वेंस का सारे टर्म पता कर सकता हूँ, राइट? पर अगर आप लोगों को Sn दिया हुआ है, Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टाइम्स। Sn इज व्हाट? बेसिकली t1 + t2 + t3 अप टू द tn। Sn का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अगर मुझे किसी सीक्वेंस का, कोई मैथमेटिकल सीक्वेंस का Sn दिया हुआ है n² + n, और मुझे पूछा जाए S5 क्या होगा, तो क्या बोलोगे आंसर? S5 क्या होगा? 30। इनको 5 रखा, और वो S5 का मतलब भी बताओ। 5 टर्म्स, मतलब ये जो 30 मिले फर्स्ट 5 टर्म्स का सम मिला, राइट? मुझे उस सीक्वेंस का 10th टर्म चाहिए। 10th टर्म चाहिए तो क्या करें? मेरे पास Sn है, कोई सीक्वेंस है मेरे पास Sn, और ये P है वो मुझे नहीं पता, ये P है मुझे नहीं पता, कौन सा प्रोग्रेशन ये नहीं पता, बस मुझे बोला कि एक मैथमेटिकल सीक्वेंस है जिसका सम ऑफ n टर्म्स n² + n है, तो मुझे पूछते हैं कि उसका 10th टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म निकालेंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से क्या होगा? फर्स्ट टर्म से a मिल जाएगा, पर मैं वही बोल रहा हूँ, आपको नहीं पता है कि इसमें से आपको S1 मिल जाएगा। S1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, तो उससे फर्स्ट टर्म मिलेगा, फिर हम ऐसे S2 निकालेंगे, तो S2 में a + a2 a1 + a2 t1 + t2। a2 के क्या करोगे? अगर आपका प्रोग्रेशन नहीं आया, मुझे पता है कि आप ये सोच रहे हो कि फर्स्ट टर्म निकाला, सेकंड टर्म निकाला, उससे आप डिफरेंस निकाल लोगे, पर एपी नहीं हुआ तो, जीपी नहीं हुआ तो क्या करोगे? आप क्या करोगे? इसका मतलब कि आपको Sn अभी भी समझ नहीं आया। Sn का मतलब क्या था? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। अब मुझे ढूंढना था 10th टर्म, मैं 10th टर्म यहाँ पर 10 रखिए, आप 10th टर्म नहीं ढूंढ सकते, पर अगर आप यहाँ पर 10 डालते हो तो आपको मिलेगा क्या? 10 का स्क्वायर 100 + 10, तो ये 110 क्या मिला? सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। आपको सिर्फ कौन सा टर्म चाहिए? आपको सिर्फ क्वेश्चन में पूछा क्या है? 10th टर्म ढूंढ के दो, और मुझे फर्स्ट 10 टर्म का एडिशन पता है, बट मुझे 10th टर्म नहीं पता। बट अगर मुझे 10th टर्म पता होगा तो अगर ये 9 टर्म्स का एडिशन मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो S9 निकाल लेता हूँ, 9 का स्क्वायर 81 + 9 90, ये S9 क्या हुआ? T1 से लेके T9 तक का एडिशन हो गया, राइट? तो 110 = 90 + T10, तो T10 की वैल्यू T15 निकालना हो तो क्या करते हैं?
ये 15 निकालना होता था। पहले 15 टर्म के एडिशन में से पहले 14 टर्म्स के एडिशन को सब्ट्रैक्ट करना होता। टीएन टर्म निकालना होता तो क्या होता है? टीएन मतलब क्या होगा? सम ऑफ कॉस्ट एन टर्म्स माइनस सम ऑफ कॉस्ट एन माइनस 1। मुझे कभी भी किसी भी मैथमेटिकल सीक्वेंस का अगर एसएन पता हो और अगर टीएन निकालना हो तो मैं इसको यूज करूंगा। टीएन इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस 1 टर्म्स। इसका जिस सीक्वेंस का एसएन एन स्क्वायर प्लस एन है उसका टीएन निकालना है, तो उसका टीएन निकालना है तब इसको यूज करोगे। अप्लाई कैसे करोगे? एसएन मतलब क्या है? एन स्क्वायर प्लस एन। इस क्वेश्चन में एसएन कितना दिया हुआ है? एसएन की जगह पर रखा मैंने एन स्क्वायर प्लस एन। एस ऑफ एन माइनस 1 का मतलब एन की जगह पर क्या रखोगे? एन की जगह पर क्या रखोगे? जैसे S10 है तो आप एन को 10 रख दो, S15 है तो एन को 15 रख दो। तो एस ऑफ एन माइनस 1 होगा तो एन को क्या रखोगे? तो एन माइनस 1 का स्क्वायर प्लस एन माइनस 1, राइट। अब इसको सॉल्व कर ले। n माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस n माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसल। ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस n स्क्वायर और ये n स्क्वायर भी कैंसल कैंसल ना। ये प्लस n और यहाँ पर भी एक n है वो भी कैंसल। तो फिर बचा क्या? माइनस माइनस प्लस 2n। तो मुझे पता चल रहा है कि भाई ये जिसका एसएन दिया हुआ है उसका nth टर्म जो है वो किसके बराबर है? 2n। 2n मतलब कैसा नंबर? d1 नंबर। तो इससे फिर मैं पूरा सीक्वेंस भी जान गया। अब तो अगर मुझे nth टर्म पता है तो फिर तो सारे टर्म पता है। t1 के लिए n को 1 रखूंगा तो 2 आएगा, t2 के लिए n को 2 रखूंगा तो 4 आएगा, t3 के लिए n को 3 रखूंगा तो 6 आएगा। तो पूरी सीक्वेंस से क्या होगा? 2 4 6 8 10 ऐसा हो जाएगा। वो कुछ भी आ सकता है। बस मेन क्या है, अगर आपके पास कभी भी एसएन हो कोई भी सीक्वेंस का अगर टीएन निकालना है तो बस इसको यूज करना। ऐसा क्यों? बिकॉज सम ऑफ एन का मतलब ही क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो अगर पहले एन टर्म्स के एडिशन में से अगर फर्स्ट एन माइनस 1 टर्म्स का एडिशन माइनस कर दूंगा तो मुझे लास्ट वाला टर्म मिल जाएगा। क्लियर? अब एक एक प्रोग्रेशन डिस्कस करते हैं। जैसे एपी आप लोगों को पता ही है, पर फिर भी मुझे जो लगता है कि जो पता होना चाहिए जितना आपको नहीं पता है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपको पता है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे कोई मैथमेटिकल सीक्वेंस को बोलते हैं जहां पर हर टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। पर डिफरेंस आप कैसे निकालते हो? फर्स्ट माइनस सेकंड या सेकंड माइनस फर्स्ट? सेकंड माइनस फर्स्ट। तो इस तरीके अगर मेरा फर्स्ट टर्म अगर ए है और मेरा डिफरेंस अगर डी है तो मेरा सेकंड टर्म क्या होगा? ए प्लस डी। मेरा थर्ड टर्म क्या होगा? फिर ए प्लस 3 ऐसे चलता रहेगा, राइट। तो इसका nth टर्म ए प्लस है ना। पैटर्न भी वैसे ही बन रहा है भाई। जब सेकंड टर्म है तो डी एक ही बार है, थर्ड टर्म है तो डी 2 बार है, फोर्थ टर्म है तो डी 3 बार है, फिफ्थ टर्म होगा तो डी 4 बार होगा। तो nth टर्म है तो डी n माइनस 1 टाइम्स होगा जो आपका tnth टर्म है। इस टीएन टर्म से हमें ये समझ में आ गया भाई एपी का कोई भी क्वेश्चन करना मुझे सिर्फ 2 चीजें चाहिए, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। और मुझे कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। 2 ही चीजें होती है उसमें, फर्स्ट टर्म होता है और एक उसका डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कैसे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये तो हो गया उसका nth टर्म की बात। अब अगर इसका सम की बात करें, अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स की फॉर्मूला सबको पता हो गया आप लोगों को, बट वो आई कहां से वो मुझे नहीं लगती, मुझे बहुत कम को शायद पता होगा। कैसे आई वो फॉर्मूला आपको बता सकते हैं? आप बोलते हो कि एसएन की फॉर्मूला होती है n/2 × 2a + n - 1 × d। ये होता है ना। कैसा है? ऐसे तो आया होगा, ऐसा तो नहीं कि हवा में से लेके आ गए, कुछ तो डेरिवेशन हुए होंगे। तो आपने जब 10th में पढ़ा था तब आप लोगों से डेरिवेशन करवाया होगा, तो फॉर्मूला बता दे के रख लो।
थोड़ी होता है। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। जो पैटर्न आपको पता है वो उसको छोड़ के एक पैटर्न आपको पता है कि डिफरेंस सेम होता है, और भी प्रॉपर्टीज होती है उसकी। कौन सी? मैं लिख के दे। अगर आपके पास अगर ऐसे सीरीज है 2, 5, 8, 11, 14, 17 है ना, 3 का डिफरेंस है, करेक्ट? डिफरेंस है ना। अब इसका फर्स्ट और इसका लास्ट टर्म एडिशन करो, कितना आ रहा है? 19। इसका सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का एडिशन करो, इसका थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का एडिशन करो। इसका लिए एपी एक ऐसा सीक्वेंस है जहां पर करस्पॉन्डिंग टर्म्स का एडिशन करोगे तो आंसर आपको हमेशा सेम मिलता है, ऐसा और कहीं नहीं मिलता है। ऐसा सिर्फ एपी भी मिलता है। और उसका रीजन है कि डिफरेंस सेम है, तो रीजन भी वही है कि डिफरेंस सेम है। अगर मुझे पता है कि मेरा फर्स्ट और लास्ट टर्म का एडिशन सेम है, इसका एडिशन 19 है तो इसका एडिशन भी 19 आएगा, इसका एडिशन भी 19 ही आएगा। तो फिर अगर मैं बोलूं कि मेरा फर्स्ट टर्म अगर ए है और मेरा लास्ट टर्म nth टर्म एल है, लास्ट टर्म को एल नाम दे देते हैं, तो ए के बाद का टर्म कौन होगा? ए के बाद डिफरेंस को अगर मैं डी बोलूं तो ए प्लस डी के बाद कौन होगा? ए प्लस 2डी। सही है। उल्टा देखोगे तो एल के पहले का टर्म कौन होगा? एल के पहले का टर्म कौन होगा? एल माइनस डी। एल माइनस डी के पहले का टर्म कौन होगा? आप अगर इस ऑर्डर में जाओगे तो प्लस करोगे, उल्टा चलोगे तो माइनस करना पड़ेगा। भाई मैं जब 17 से 14 का होगा तो 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी तो पहुंचूंगा, राइट? और अब आप देखोगे जैसे आपके पास एन टर्म, तो हमें वो प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस कर दिए, फर्स्ट लास्ट का एडिशन, सेकंड लास्ट का एडिशन, थर्ड लास्ट का एडिशन, ये हमेशा सेम आता है। जिसका फर्स्ट और अब मुझे इन सबका एडिशन करना है, सम ऑफ एन टर्म्स चाहिए, तो फर्स्ट और लास्ट का एडिशन कितना? ए प्लस एल। इसको इसका एडिशन किया प्लस, अब सेकंड लास्ट का एडिशन कर दो, कितना है? ए प्लस एल। थर्ड लास्ट का एडिशन कर दो, तो ऐसा ए प्लस एल चलता रहेगा। कितनी बार? n/2 टाइम्स। अगर टोटल टर्म्स n है, अगर दो को साथ में ले ले तो आधे हो जाएंगे ना। 20 से दो की जोड़ी बनाए तो कितने पेड़ बचेंगे? 10 ही तो बचेंगे। तो a प्लस एल हाउ मेनी टाइम्स? n/2 टाइम्स। अगर सेम ही नंबर को अगर आप लोग n/2 टाइम्स अगर ऐड कर रहे हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? n/2 टाइम्स a प्लस एल। 5 प्लस 5 50 टाइम करोगे तो एडिशन कितना होगा? 5 into 50। भाई 5 को 50 बार ऐड करोगे तो आंसर कितना होगा? 5 into 50। 10 को अगर 1000 बार ऐड करोगे तो आंसर क्या होगा? 10 into 1000। तो a प्लस एल को n/2 टाइम्स करोगे तो आंसर क्या होगा? n/2 टाइम्स a प्लस एल। और इसमें एल मतलब कौन? लास्ट टर्म। और आपको लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, लास्ट टर्म मतलब, और आपको nth टर्म की फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। इसकी जगह पर अगर लास्ट टर्म की जगह पर अगर वो अप्लाई कर लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस एल ए क्या हो गया? 2a। तो जो फॉर्मूला को पढ़ते हो फॉर्मूला दी, तो फॉर्मूला के पीछे का रीजन ये है कि भाई ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कौन सी प्रॉपर्टी? यहाँ पर करस्पॉन्डिंग टर्म्स का एडिशन हमेशा सेम आता है, राइट? इसलिए ऐसे में आपको दो फॉर्मूला याद रखनी चाहिए कि ये फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म अगर मुझे पता हो तो फिर मैं ये नहीं यूज करूंगा, फिर मैं ये यूज कर लूंगा। अगर मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है किसी में से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर, लास्ट टर्म भी पता है, तो फिर मैं डी ढूंढने क्यों बैठूंगा? और मुझे पता है कि सीक्वेंस में अगर 50 टर्म है और मेरा फर्स्ट टर्म 1 है, मेरा लास्ट टर्म 100 है और ये पी में है, तो फिर मैं क्या करूंगा? 1 प्लस 100 इंटू 50/2। तो फिर मैं डी ढूंढने की जरूरत नहीं है मुझे। और लास्ट टर्म नहीं पता हो तो फिर चाहिए होगा डी, तो फिर आप इसको यूज करिए। तो आपके पास एसएन को लेके दो फॉर्मूला, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म
और n/2 into 2a plus n-1 into d। ये ठीक है। एपी के तीन प्रॉपर्टी होती है या तीन कंडीशन होते हैं, आप ये बोल सकते हो। फर्स्ट कंडीशन जो आप सब लोगों को पता है कि डिफरेंस सेम होता है ना, उसीलिए उसको एपी बोलते हैं। सेकंड हमने जब डिस्कस किया कि करस्पॉन्डिंग टर्म का एडिशन हमेशा सेम आता है। थर्ड, एपी एक ऐसा सीक्वेंस होता है कि जिसमें अगर आप सारे नंबर्स मगर सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो, तो एपी एपी में रहता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे मेरे पास 2, 5, 8, 11, 14, 17 ये एपी में है, अब सारे नंबर में जितने भी है इसमें सबको 2 से मल्टीप्लाई करना, क्या होगा? 4, 10, 16, 22, अभी भी देख लो एपी में डिफरेंस बदल गया, बट एपी तो आज भी है। डिफरेंस कितना हो गया? 6। ऐसा हर जगह नहीं होता, जीपी में नहीं होगा, एचपी में नहीं होगा, या और कोई भी प्रोफेशन में सिर्फ एपी में होता है कि अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया मैंने सबको, तो एपी आज भी एपी है, राइट। अगर मैं सेम नंबर से अगर सबको सब्ट्रैक्ट कर लूं, सपोज मैं 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं सबको, तो क्या होगा? 2 - 1 1, 4, 7, 10, 13, 16, अभी भी एपी है, अभी डिफरेंस 3 का ही। आप सबको अगर सपोज 3 से एडिशन कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 5, 8, 11, 14, 17, 20, तो भी एपी है। आप सबको 2 से डिवाइड कर लो, 1, 5/2, 4, 11/2, 7, 17/2। पर चेक करो कोई प्रोग्रेशन बन रहा है? 5/2 कितना? 2.5 - 1, 4 - 2.5, 5.5 - 4, 7 - 5.5, अभी भी डिफरेंस तो सेम ही है, तभी भी एपी है। तो इसका मतलब कि एपी एक ऐसा सीक्वेंस होता है कि जिसके अंदर आप सारे नंबर को अगर सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन समझते हो ना, 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, इसमें आप कुछ भी करो, पर सेम नंबर, ऐसा नहीं कि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 3 से करूंगा, तो वो कैसे चलेगा? सेम नंबर से अगर आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करोगे तो एपी एपी में रहता है, एपी एपी में रहता है, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि b plus c by a, c plus a by b and a plus b by c are in AP, are in arithmetic progression, ठीक है, ये AP में है। और आपको पूछा जाता है कि if b plus c by a, c plus a by b and a plus b by c are in AP, then 1 by a, 1 by b और 1 by c are in, या तो फिर चलो इसको तो प्रूविंग दे देता हूँ, वन ऑप्शन दियोगे, प्रूव दैट if b plus c by a, c plus a by b, a plus c a plus b by c are in AP, then 1 by a, 1 by b and 1 by c are also in AP। ये आपको प्रूव करना है। कैसे करोगे? आप सिर्फ मुझे मेथड बताओ, बाकी नहीं करना। ये तीनों AP में है, तो आपको प्रूव कर लें कि भाई ये भी तीन AP में है। आप मेन वही आप काम करोगे कि अगर ये एपी में है तो फिर इसका और इसके बीच का डिफरेंस नहीं है, और इस पर इसके बीच का डिफरेंस नहीं सेम होगा, तो c plus a by b minus b plus c by a is equal to a plus b by c minus b plus a by b, है ना? ये आपको पता है, ठीक है। तो आप फिर इसको सोल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ac प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस bc अपॉन ab, इस तरफ ab
प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सॉरी हाँ बराबर ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए डिवाइडेड बाई बी सी, दोनों तरफ से बी और बी कैंसिल। ठीक है, डी को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, फिर क्या हो जाएगा ये ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर, और ये ए यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या करें, हमने बोला डिफरेंशियल हमने ले लिया, फिर सेम जैसे तुमको चलो साथ में लेने की ट्राई करते हैं ना, तो आगे सिंप्लीफाई करना, तो ये माइनस ए सी स्क्वायर इस तरफ आएगा तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर टू ए सी स्क्वायर राइट, ए स्क्वायर सी इस तरफ आएगा तो ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी टू ए स्क्वायर सी, ऐसा होगा। ये दोनों टर्म बचे, ये दोनों टर्म बचे, इनको अगर थोड़ा शिफ्ट कर ले तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर, तो हो जाएगा। अब अगर आप चाहो ज्यादा से क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2ac कॉमन ले सकते हो, तो 2ac अगर आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, c प्लस है ये होगा ना। यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, सब में से b कॉमन लोगे तो क्या होगा, b कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इतना ही आ जाएगा। उससे कुछ फायदा नहीं है। आप ये काम कर सकते, जैसे यहाँ पर क्या कॉमन है, c प्लस ए बचा ना, तो c प्लस ए बचा है आपके पास, तो आप अगर इस मेथड से करने जाते हो ए बी स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए तो बी स्क्वायर कॉमन, और ए बी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी में से यहाँ से देखो तो बी स्क्वायर कॉमन है, फिर तो आप ये लाने की ट्राई करो सामने भी, फिर अगर इसी तरह सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से क्या कॉमन है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन होगा तो क्या बचेगा अंदर, ए प्लस सी, करेक्ट, और ए स्क्वायर बी प्लस बी सी स्क्वायर में से तो बी कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मतलब नहीं है स्क्वायर माइनस स्क्वायर का आता तो कुछ मतलब एक बार ये प्लस माइनस बराबर है हमारा, तो चेक कर लेते हैं।
ठीक है, अगर आप इस तरह से सोल्व करते हो तो आप फिर यहाँ पर अटकने वाले हो। इसमें मतलब जो हमने कॉमन लिया ना, इसको मतलब साथ में तो किया, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं, बट इससे कुछ फायदा नहीं, फिर यहाँ पर अटक जाएंगे अपने स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर में ज्यादा से क्या कर पाओगे, बी कॉमन ले पाओगे और क्या आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको साथ में तो लेना है, बट ऐसे कोई टर्म को साथ में लेना है कि जिसमें से जो कॉमन निकलेगा वो फिर सब जगह पर सेम होना चाहिए, तो कुछ फायदा है मुझे, राइट। तो आपको पेड़ बनाते टाइम बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को, किसका किसका पेड़ बनाए हम लोग। तो आप लोगों को यहाँ पर पेड़ ऐसे टर्म का बनाना चाहिए जहां से आप लोगों को कुछ फायदा हो। देखो आप लोगों ने जो मेथड बताया वो मेथड मैंने खोल के, मैं तो नहीं करता इसको, इतना लंबा बहुत करता है, पर ठीक है आप लोगों ने बताया कि इसमें डिफरेंस सेम ले तो डिफरेंस सेम ले लीजिए, ये आया आपके पास, ठीक है। फिर जैसे मतलब कि आपको ऐसे कोई टर्म्स को साथ में लेना पड़ेगा जहाँ से कॉमन निकलेगा तो फायदा है, तो वो आपको सोचना पड़ेगा, अब आपका जब उतना चलना चाहिए अगर इसमें चल जाते हो तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों में से क्या कॉमन है, फर्स्ट और लास्ट है स्क्वायर, क्या बचा अंदर a माइनस बी, इन दोनों में से क्या कॉमन है, ये दोनों साथ में ले लिया तो आपने सी स्क्वायर कॉमन लिया तो a माइनस बी बचा, इन दोनों में से क्या कॉमन है c, तो अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर a माइनस बी, और फिर दोनों में से वापस क्या कॉमन a माइनस बी इंटू सी है ना, c कॉमन और a माइनस बी कॉमन, यहाँ क्या बचेगा c इंटू a माइनस बी कॉमन लिया तो क्या बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस बी, तो c प्लस a प्लस बी इतना बचेगा। ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड की बात। अब राइट हैंड साइड की बात, इसमें भी वापस सेम जैसे टर्म को इसको साथ में लोगे तो क्या कॉमन, क्या बचेगा b माइनस सी, इन दोनों में से क्या कॉमन है a, तो क्या बचेगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के दो फैक्टर b माइनस सी और b प्लस सी। अब इन दोनों में क्या कॉमन, a इंटू बी माइनस सी कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पर a, यहाँ क्या बचेगा b प्लस सी, दोनों तरफ से a प्लस बी प्लस सी तो कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बच गया आपका c इंटू a माइनस बी, और यहाँ पर a इंटू b माइनस सी, ब्रैकेट ओपन करो, क्या होगा ca माइनस cb, और यहाँ पर क्या होगा ab
माइनस AC कितने बचा। अब ये माइनस AC उस तरफ ले जाओ तो यहाँ पर भी AC यहाँ पर भी AC, तो दोनों मिला के 2AC, और ये माइनस CB को इस तरफ लाऊंगा तो प्लस BC, तो लास्ट में क्या मिला मुझे 2AC इक्वल टू AB प्लस BC। हमें लास्ट में प्रूव क्या करना था, 1/A 1/B और 1/C किसमें है, AP में। इसको AP में प्रूव करना है तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि 1/B माइनस 1/A जो है वही 1/C माइनस 1/B है ना, ये प्रूव करना पड़ेगा। तो माइनस 1/B को इस तरफ ले लूंगा तो 1/B प्लस 1/B 2/B। AP की कंडीशन क्या होती है, ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। ये प्रूव करना आपको, ये प्रूव करना, और आप यहां तक पहुंचे 2AC इक्वल टू AB प्लस BC, और आपको ABC डिवाइड में से तो क्या करना चाहिए, पूरे इक्वेशन को ABC से डिवाइड कर लेते हैं। पूरे इक्वेशन को इसको ABC से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 2/B, यहाँ क्या बचेगा 1/C, यहाँ पर क्या बचेगा 1/, तो मुझे पता चल गया इस स्टेटमेंट से कि 1/A 1/B एंड 1/C आर इक्वल जो प्रूव करना। इसके बाद क्या किया मैंने, स्टेटमेंट के बाद डिवाइड बाय AB, तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ 1/A 1/B और 1/C AP में होगा। ये हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच जो आप 10th में फॉलो करते हो। अभी भी काफी सारे बच्चे 11th में फॉलो करते हैं जिनको बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज वगैरह का नॉलेज नहीं है। अब अगर आपको प्रॉपर्टीज पता थी, एक ही स्टेप का क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि AP एक ऐसी सीरीज है कि जिसको अगर आप सेम नंबर से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो AP में रहता है। यहाँ पर एग्जांपल दिया आपको, तो फिर मुझे पता था कि AP है और मुझे इसको यहाँ से यहाँ पहुंचाना, तो फिर मैं क्या करता कि B प्लस C/A C प्लस A/B और A प्लस B/C AP में दिया ही हुआ था। अगर मैं तीनों में +1 कर लो तो भी AP में तो रहेगी, क्योंकि सेम नंबर से अगर आप कोई भी काम करते हो AP के साथ तो AP में रहता है, ये उसकी प्रॉपर्टी। तीनों में क्या कर लिया मैंने +1, तीनों में +1 इसलिए कि अब ये पता भी तो चलना चाहिए कि +1 करने की, तो +1 किया तो ऊपर क्या बचेगा A प्लस B प्लस C/A, फिर यहाँ पर A प्लस B प्लस C/B, और यहाँ पर A प्लस B प्लस C/, किसमें है ये AP में है। अब मैं पूरे को A प्लस B प्लस C से डिवाइड कर लेता हूँ, सेम नंबर से डिवाइड करूंगा तो भी AP में रहेगा, तो मेरा आंसर आ गया डिवाइड बाय A प्लस B प्लस, तीनों सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो AP में रहेगा, तो बचा क्या 1/A 1/B, एक तो प्रूव करना, तो फिर मैं नंबर मेजर करूंगा। पर हाँ उस टाइम पर ये जरूर समझ आना चाहिए कि भाई इसका +1 करना है ना, वो पता चल जाता है थोड़ा सोचो कि भाई यहाँ पर 3 वेरिएबल है A B और C, हर एक का पैटर्न देखो 2 ऊपर 1 नीचे, B और C ऊपर है तो A नीचे, C और A ऊपर है तो B नीचे, A और B ऊपर है तो C नीचे, तो साथ में करना हो तो क्या करना पड़ेगा कभी एलसीएम लोगे तो ऊपर अब आप लोगों को कभी भी कोई सीक्वेंस दिया और आपको चेक करना हो कि कौन सी सीरीज में है, सब्जेक्ट होगा तो ऐसा ही कि ऑब्जेक्ट होगा तो पूछा होगा तो ऑप्शन होंगे P G P H P ऐसा कुछ भी। तो AP के पास है तो आप सेम नंबर से कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो AP में रहता है, वो कंसेप्ट पेपर को अप्लाई करने की ट्राई करें। अगर नहीं पता चले कुछ भी तो ये तो है ही, इससे भी हो जाएगा बट वो एक थोड़ा टाइम लगता है, इससे पता। तो AP के 3 चीजें पता चली आपको, 3 प्रॉपर्टी, कौन कौन सी, पहली डिफरेंशियम होता है, दूसरा करस्पॉन्डिंग टर्म का एडिशन, सेम मतलब उसी को यूज करके आपकी एसएन की फॉर्मूला बनी। उसमें 2 फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म दिया तो मुझे यही यूज करना चाहिए, लास्ट टर्म नहीं पता हो तो फिर इसको यूज करो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू t। और थर्ड प्रॉपर्टी के AP एक ऐसा सीक्वेंस है कि जहां पर अगर आप सेम नंबर से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो AP में ही रहता है, उसका आप यूज कर सकते हो कोई सीरीज को जानने के लिए कि AP में दे रखा तो AP में है या नहीं है, जैसे एक ऐसा क्वेश्चन, ठीक है।
और ये Tn वाला तो याद रखिएगा कि Sn पता हो तो Tn कैसे निकालोगे, Sn माइनस S ऑफ n। और फिर एक ये वाला एरिथमेटिक मीन, मीन तो समझते हो आप लोग, मीन मतलब एवरेज, मतलब मिडल, आप ले बोल सकते हो कि मिडल टर्म आपका। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ABC AP में है, इसका मीन कौन, B, इसका मीन कौन, B, और वो B कैसे निकालोगे, तो हमें पता है कि B माइनस ये उतना ही होगा जितना C माइनस B, तो माइनस B को इस तरफ ले जाओगे तो 2B इक्वल टू A प्लस C, तो B इक्वल टू A प्लस C बाई 2। तो किसी दो नंबर का मीन निकालना है तो क्या करोगे, उन दोनों के एवरेज निकाल लोगे। 3 नंबर का मीन निकालना है, एरिथमेटिक मीन निकालना तो क्या करोगे, तीनों का एडिशन डिवाइड बाय 3 कर लूंगा। 4 का मीन निकालना है तो चारों का एडिशन डिवाइड बाय 4 कर लूंगा। सही है, राइट। तो ये तो अब सिंपल है, ये आपको पता ही है। पर अगर मैं ये बोलूं कि A B C D E F, तो इतने सारे टर्म है में, और अगर मुझे पूछा जाए कि इस सीक्वेंस का एरिथमेटिक मीन कितने हैं, सीक्वेंस और मीन, तो अगर सबका लोगे, अगर सारे सीरीज का अगर मुझे मीन निकालना है, मैं बोल सकता हूं अगर ABCDEF अगर एपी में है तो फिर ABCD तो एपी में ही है यार। तो ABC अगर एपी में तो उसका मीन कौन, B, उसका मीन कौन, तो ABC अगर जैसे ABCDEF अगर एपी में तो BCD भी तो एपी में, तो उसका मीन कौन, CD भी तो एपी में है, उसका मीन कौन, DF भी तो एपी में है, उसका मीन कौन। बस मीन कौन नहीं है, फर्स्ट और लास्ट किसी का मीन नहीं है, बाकी सारे किसी ना किसी के तो मीन से ही। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी टर्म है बीच में वो सारे के सारे कोई ना कोई तो एरिथमेटिक मीन बन ही रहे, कोई ना कोई तो एरिथमेटिक मीन बन ही रहे। बी आपका कौन सा मीन है, फर्स्ट, कौन सा मीन है, फर्स्ट नंबर का मीन है। सी डी ई 4 मीन इसके अंदर, फर्स्ट और लास्ट का मीन में कंसीडर डी कर सकते हैं। सही है, तो क्या ध्यान रखोगे, फर्स्ट और लास्ट के बीच में जो भी हो सारा मीन ही, किसी ना किसी का तो मीन बन रहा है। तो अगर आपको बोला जाए, अगर ये आपको समझ में आए तो मुझे इसका आंसर दीजिएगा। किसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से अगर आपको 10th मीन ढूंढने को बोला और आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, तब 10th मीन कैसे निकालोगे, फर्स्ट मीन, और आपके पास निकालने के लिए एक ही कंसेप्ट है आपके पास, आपको nth टर्म निकालना आता है, आपको कुछ नहीं निकालना, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म की वैल्यू सपोज 1 है और लास्ट टर्म को रैंडमली कुछ भी ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, बस 18 है, और बोला जाता है कि इसके बीच में आप लोगों को इसके बीच में टोटल सपोज 6 मीन है, ऐसा क्वेश्चन बोलिए, मेरा 6 मीन, और मुझे बोलते कि उसका 4th मीन निकाल के दो। यस एग्जैक्टली, फर्स्ट मीन का टर्म नंबर कौन सा, सेकंड मीन का टर्म नंबर कौन सा, थर्ड मीन का टर्म नंबर कौन सा, फोर्थ मीन का टर्म नंबर कौन सा, तो अगर 5th मीन निकालना का टर्म नंबर कौन सा। अगर मुझे बोला जाए कि सीक्वेंस का अगर मुझे 5th मीन निकालना है तो मुझे सीक्वेंस का कौन सा टर्म ढूंढ के देना है, 6th टर्म ढूंढ के देना है, मुझे इसका कौन सा टर्म ढूंढ के देना है, 6th टर्म ढूंढ के देना। 6th टर्म की फॉर्मूला, 6th टर्म की फॉर्मूला ये यूज करोगे, तो 6th टर्म की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 5d, a प्लस 5d, और a क्या है आपका फर्स्ट टर्म, वो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 1, तो आपके पास क्या नहीं है, d नहीं, आपके पास क्या नहीं है, सिस्टम ढूंढना है, ऑप्शन क्या नहीं है आपके पास, डी नहीं है, डी कैसे मिलेगा। अगर हमें बोला जाता है कि फर्स्ट और 18 के बीच में आपके पास एक सीक्वेंस है जिसमें आपके पास 6 मीन है, तो हमें पता है कि मीन किसके बीच में होता है, फर्स्ट और इस पूरे सीक्वेंस में कितने टर्म होते हैं, क्योंकि मीन हमेशा बीच में होते हैं, और ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, तो टोटल कितने टर्म हो गए, उसमें एक टर्म की वैल्यू आपको पता है, एक टर्म की वैल्यू अगर आपको पता है 18 है, तो एक टर्म की फॉर्मूला भी तो पता है आपको,
1 प्लस मतलब a प्लस 70 एक टर्म कैसे निकाल दो a प्लस और a क्या है 1 इक्वल टू 8 डिफरेंस की वैल्यू टर्म 6 होगा बट मीन कौन सा होगा। तो अगर आपको कभी भी बोला जाए कि आपको 10th मीन निकालना तो आपको सीक्वेंस का 11th टर्म दे देना। क्लियर है। फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में जो भी हो तो सारे मीन कभी होते सारे तो कभी भी बोला जाए कि भाई आपके पास एक एपी है जिसके बीच में 6 मीन इंसर्ट किया है तो मीन किसके बीच में इंसर्ट होता है तो फर्स्ट और लास्ट के। ठीक है इसको तो नेक्स्ट क्लास में और फिर डिटेलिंग में प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक अभी और एक क्लास आपको मिला है तो जो आप लोगों को बोला गया है नेक्स्ट क्लास से फिर इसका भी काम चालू हो जाएगा। तो तब तक आप लोग इंटीरियर टाइप के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कर सको